नमस्कार, वंदे मातरम। कैसे हैं आप? आज हम हमारे YouTube चैनल अपूर्व पथ पर बात करते हैं हिंदी व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक समास पर। समास एक ऐसा टॉपिक है जो कंपटीशन एग्जाम में सभी भर्तियों के सिलेबस में निश्चित रूप से मिलता है। संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, ये ऐसे टॉपिक है जो हर भर्ती में आपको मिलते हैं, इसीलिए स्कूली शिक्षा से ही इनका अध्ययन करवाया जाता है। हम पहले इसकी बेसिक से शुरुआत करते हैं। ये जानते हैं कि समास आखिर है क्या, इस शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, समास शब्द में जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है सम और दूसरा है आस। आस का अर्थ है पास बिठाना, पास बैठाना, जो आसन शब्द होता है अपना, वही वाला आस। सम का अर्थ है सम्यक रूप से, भली प्रकार से, उचित रूप से। अर्थात समास शब्द का यह अर्थ हो गया कि जब दो या दो से अधिक शब्दों को हम उचित रूप से, भली प्रकार से, इस प्रकार से पास बिठाएं कि उनका अर्थ जो है वही रहते हुए दो या तीन शब्दों से एक छोटा संक्षिप्त शब्द बन जाए। समास वास्तव में क्या है? संक्षिप्तीकरण की एक प्रक्रिया है, शब्दों के संक्षिप्तीकरण की एक प्रक्रिया है। समास शब्द का गठन कैसे हुआ है वो तो हमने देख लिया, सम और आस। लेकिन इसका जो अर्थ है वो संक्षिप्त करना, छोटा करना, लघु करना या सिकुड़ना, ये जो है समास के अर्थ होंगे। जब दो या दो से अधिक शब्द पास में बैठे, भली प्रकार से, उचित रूप से उनका संयोजन किया जाए। देखिए, समास जो है शब्दों का संयोजन है। या हम थोड़ी सी बात संधि की करें, संधि में भी यही होता है, दो या दो से अधिक शब्द पास बैठते हैं। लेकिन संधि और समास में एक बड़ा अंतर है। संधि और समास में एक बड़ा अंतर यह है कि संधि जो है वहां पर ध्वनि के स्तर का परिवर्तन होता है। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं आपके सामने, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय। यहां जब संधि होगी तो नया से शब्द बनेगा विद्यालय में। क्या होगा? आ एवं आ दोनों ध्वनियां मिलकर के आ बन जाएगी। ध्वनि के स्तर का परिवर्तन है संधि, जिसके कई रूप हमें देखने को मिलते हैं। उसी के आधार पर संधि के अलग अलग प्रकार होते हैं। ध्वनियों में जैसा परिवर्तन होता है, स्वरों में, व्यंजनों में, इन ध्वनियों में परिवर्तन के आधार पर संधि के अलग अलग रूप होते हैं। लेकिन समास जो है वो ध्वनि के स्तर का परिवर्तन नहीं है। समास जो है वो शब्दों के स्तर का परिवर्तन। वास्तव में संधि में ध्वनियों का संयोजन होता है, जबकि समास में जो है वो शब्दों का संयोजन होता है। जैसे मैं एक शब्द लिखूं, देशभक्त, देशभक्त, इसमें दो शब्द मिले हुए हैं। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो देश का भक्त है, राष्ट्रभक्त, राष्ट्र का भक्त है, धर्म प्रेमी, जो धर्म का प्रेमी है। इन शब्दों में हम देखें तो ध्वनि के स्तर का कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। देश और भक्त दोनों जुड़ रहे हैं तो देशभक्त शब्द बन रहा है। धर्म का प्रेमी, धर्म का प्रेमी, और एक नया शब्द बन जाएगा धर्म प्रेमी। हम देखेंगे कि जो का जो है इसका लोप हो जाएगा। तो ध्वनि के स्तर का परिवर्तन समास में नहीं हो रहा है, शब्दों के संयोजन की प्रक्रिया है। और समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो है संक्षिप्त करना, छोटा करना, सिकुड़ना या शब्दों का लघु रूप। देखिए, अभी मैंने बात कही कि समास जो है वो शब्दों के जुड़ने की एक प्रक्रिया है और शब्दों का रूप जो है वो छोटा हो जाता है। रूप छोटा हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अर्थ भी छोटा हो जाए। उसका अर्थ वही रहता है लगभग, लेकिन अर्थ का जो विस्तार या संकुचन होता है, इस स्तर का परिवर्तन समास में कई बार देखने को हमें मिलता है। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम,
तिरंगा। सीधी सी बात है, 3 रंगों का है जो, 3 रंगों का जो कागज है, 3 रंगों का जो वस्त्र है, जो भी। तो यहां इसका अर्थ 3 रंगों का कोई भी कागज, कोई भी वस्त्र, उसके संदर्भ में हम प्रयोग नहीं करते, है ना। खूब सारे कागज, खूब सारे वस्त्र, और 3 रंग कोई भी हो सकता है, लाल, हरा, पीला, बैंगनी, नीला, काला, कुछ भी। लेकिन इसका अर्थ जो है हम इसके संदर्भ में मानते हैं, हमारे राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में। इसके संदर्भ में, राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ। तो एक तरह से अर्थ का सिकुड़न हो गया। सारे 3 रंगों के जितने भी वस्त्र, जितने भी कागज है, उनको हम तिरंगा नहीं कह करके सिर्फ एक राष्ट्रीय ध्वज के लिए हम तिरंगा शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये एक तरह से अर्थ का संकुचन हो गया। कई बार समास के द्वारा, जब समास में 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं और शब्दों का रूप तो छोटा हो जाता है, लेकिन अर्थ का विस्तार हो जाता है। जैसे हमारे घर पे कोई आया और हम उसको कहते हैं मेहमान के लिए घर में किसी को कि चाय पानी पिलाऊं, चाय वाय लाऊं। लेकिन अब यहाँ हम देखें तो चाय पानी का जो अर्थ है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसको हम चाय या पानी ही पिलाएंगे, साथ में दूसरे सारे आइटम भी, नाश्ता वगैरह जो भी है वो भी आएगा। लेकिन यहाँ चाय पानी जो शब्द है वो सिर्फ चाय पानी के लिए काम में नहीं आकर के, चाय पानी के साथ में दूसरे जो भी आइटम सारे आ रहे हैं उन सब का भी प्रतीक है, उन सब का अर्थ दे रहा है। तो जहां तिरंगे में सामासिक जो शब्द है, देखिए सामासिक शब्द क्या होता है, सामासिक पद जो है अर्थात 2 या 2 से अधिक जिन शब्दों को हमने जोड़ा है और जो छोटा रूप बनाया है, जैसे राज्य का काज, राज्य का काज है ना, तो उसको कहते हैं राजकाज, राज का काज। ये शब्द जुड़े और छोटा रूप बन गया राजकाज। ये सामासिक पद है। जो भी पद मिलकर के नया पद बनता है, तिरंगा यह एक सामासिक पद है, चाय पानी यह एक सामासिक पद है। तो सामासिक पद जो है कई बार अर्थ को सिकुड़ देता है, कई बार अर्थ का विस्तार भी कर देता है। यह समास के बारे में एक सामान्य सी जानकारी हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। हम सामान्यतः छोटी क्लास में हमें ये पढ़ाते हैं कि समास जो है वो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। एक अभी बात की कि समास जो है वो शब्दों के जुड़ने की प्रक्रिया है ना। 2 या 2 से अधिक शब्द जब उचित रूप से भली प्रकार से पास बैठ जाएं और अर्थ को विस्तार करें या अर्थ का संक्षिप्तीकरण करें, तो वो जो है सामासिक पद कहलाता है। ये प्रक्रिया समास कहलाती है। तो जो पदों के जुड़ने की प्रक्रिया है, जितने पद जुड़ रहे हैं उनकी प्रमुखता के आधार पर पहला पद, दूसरा पद, अन्य पद या दोनों पद, जो पद जुड़े हैं, नया जो सामासिक पद बना है, नया शब्द जो बना है, उसमें अब पहला पद प्रमुख है या दूसरा पद प्रमुख है या तीसरा पद प्रमुख है या दोनों ही प्रमुख नहीं है या कोई अन्य पद प्रमुख है, उसी के आधार पर जो समास के नाम का निर्धारण किया जाता है, समास के प्रकार का निर्धारण किया जाता है। बात यह आती है कि हम कैसे पहचाने कि कौन सा शब्द या कौन सा पद जो है वो प्रमुख है और उसका नाम क्या होगा। इसके लिए एक सीधी सी सामान्य सी प्रक्रिया है कि हम जो शब्द है उसमें यह देखें कि अर्थ का जो बल है वो किस पर पड़ रहा है या क्रिया जो है वो किस पद के अनुसार आ रही है। जैसे एक मैं सामान्य से पद लिखता हूं, राजपुत्र। इसमें हम देखेंगे 2 शब्द है, एक तो राज और एक पुत्र। अब हम यदि इसका वाक्य में प्रयोग करके देखें कि क्रिया किसके अनुसार आ रही है या अर्थ का निर्धारण जो है वो किसके ऊपर हो रहा है, पहले पद के ऊपर हो रहा है या दूसरे पद के ऊपर हो रहा है। मैं कहूं कि राजपुत्र आ रहा है, तो हम देखेंगे कि रहा है जो पुल्लिंग रूप इसका प्रयोग किया जा रहा है क्रिया का, वो पुत्र के अनुसार आ रहा है। अगर मैं किसी को राजपुत्री के बारे में कहूं तो मैं ये कहूंगा कि राजपुत्री आ रही है, राजपुत्री सो रही है।
तो यहाँ राजा जो शब्द है इसके बजाय जो अर्थ निकल रहा है वो दूसरे पद की प्रमुखता के आधार पर निकल रहा है, तो यहाँ दूसरा पद प्रमुख है। इसी प्रकार से हम एक दो शब्दों का और उदाहरण लेते हैं। जैसे हम कहें कृषि भवन, बिजली भवन। आप जयपुर निकलो यदि विधानसभा के सामने वाली रोड पे, तो आपको खूब सारे भवन मिल जाएंगे। जिस विभाग का जो भवन है, सहकार भवन, या विद्यालयों में महाविद्यालयों में होता है परीक्षा भवन, परीक्षा कक्ष। तो यहाँ देखिए आगे वाला जो शब्द है कृषि, बिजली, सहकार, वो स्त्रीलिंग में आ रहा है या पुल्लिंग में आ रहा है, उसका कोई असर नहीं पड़ता। हम वाक्य में प्रयोग करके देखें, कृषि भवन बन रहा है, सहकार भवन बन रहा है, बिजली भवन बन रहा है, परीक्षा भवन बन रहा है। आप देखेंगे कि क्रिया जो है वो दूसरे पद के आधार पे आ रही है, भवन के आधार पे आ रही है। अब जो पहला पद है कृषि, बिजली, सहकार, वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, या का कोई असर क्रिया पर या वाक्य के अर्थ पर नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में दूसरा पद प्रधान होगा। और जब भी दूसरा पद प्रधान हो तो है दूसरा पद प्रधान होने पे तत्पुरुष समास होता है। कौन सा होता है? तत्पुरुष समास। कई बार ऐसा होता है कि पहला पद प्रधान होता है, सामान्यतः पहला पद जो है वो उपसर्ग या अव्यय के रूप में आता है। जब पहला पद प्रधान होता है तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास। कभी कभी दोनों ही पद बराबरी के होते हैं, दोनों में एक तरह से टक्कर होती है, द्वंद्व होता है। क्या होता है? द्वंद्व। और आप जानते हैं द्वंद्व शब्द से ही पता चल रहा है। द्वंद्व का मतलब संघर्ष, दो बराबर की ताकतों में, दो बराबर की शक्तियों में जो संघर्ष होता है वह द्वंद्व कहलाता है। तो यहाँ पर दोनों ही पद बराबरी के हैं, दोनों ही पद बराबरी के हैं। ऐसी स्थिति में वहां कौन सा समास माना जाता है? द्वंद्व समास माना जाता है। जैसे अभी मैंने लिखा चाय पानी, चाय और पानी, उछल कूद, के भाई उछल कूद मत करो किसी को कहा, तो उछलना और कूदना दोनों, ये द्वंद्व समास हो जाएगा। फिर एक चौथी स्थिति आती है कि दोनों ही पद प्रधान नहीं होकर के कोई तीसरा ही अर्थ निकलता है। जैसे हम कहें त्रिनेत्र, तीन नेत्र वाला जो है वो कौन है? ना तो तीन ना ही नेत्र, लेकिन एक अलग ही अर्थ हमारे मस्तिष्क में उपस्थित होगा जिसे हम शिव के रूप में जानेंगे। पीतांबर, पीतांबर, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र। अब जो पीला वस्त्रधारी है वह कौन हो सकता है? विष्णु हो सकता है या कृष्ण हो सकता है। या ना तो पीला शब्द के आधार पे अर्थ है, ना अंबर के आधार पे अर्थ है, तीसरा ही अर्थ भगवान विष्णु के लिए या कृष्ण के लिए लिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब तीसरा पद प्रधान हो तो वहां बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। हम देखेंगे कि चार नाम तो हमारे पास आ गए। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास और चौथा बहुव्रीहि समास। अब होता क्या है? दो और बच गए। तो कौन कौन से बच गए? एक तो बच गया द्विगु समास। कौन सा बच गया? द्विगु समास। और एक बच गया कर्मधारय समास। वास्तव में यह तत्पुरुष समास के ही भेद है। तत्पुरुष समास के भेद कैसे हैं? देखिए, तत्पुरुष का अर्थ यही है, तत् यानी वैसा है जो, पुरुष यानी पुरुष। वैसा कैसा? कैसा का मतलब क्या होगा? जब वो उसकी विशेषता बताएगा। अर्थात पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। पहला पद सामान्य विशेषण के रूप में आता है। तो यहाँ पर कर्मधारय समास जो है वो और द्विगु समास जो है वो भी तत्पुरुष समास के ही उदाहरण है। द्विगु में जो है वो कोई एक संख्यावाची शब्द होता है, प्रथम पद जो होता है, सामान्यतः प्रथम पद हो सकता है, कभी कभी दूसरा पद भी संख्यावाची हो जाए। अपवाद स्वरूप कुछ ऐसे शब्द भी देखने को
मिलते हैं। तो पहला पद जब संख्यावाची हो तो वहां द्विगु समास होता है, पहला पद जब विशेषण के रूप में हो वहां कर्मधारय समास होता है। तो अब हम देखें कि कुल हमारे पास कितने समास हो गए, 6 समास हो गए। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, द्विगु और कर्मधारय। अब हम इन 6 समासों को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है अपने अव्ययी भाव समास। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, अव्यय, व्यय का अर्थ होता है खर्च होना। जब आगे अ लग गया मतलब कि खर्च नहीं हो, तो ऐसा शब्द सामासिक पद, नया जो पद बनेगा दोनों के जुड़ने से, उसका जो अर्थ होगा उसका भाव कैसा होगा, अव्यय का भाव होगा। कोई चीज खर्च होती है तो उसका रूप बदल जाता है, शब्द भी खर्च होते हैं, जब उनका रूप बदल जाए, है ना, उसका बहुवचन बना दो, उसका लिंग परिवर्तन कर दो शब्दों का, तो जब शब्द को खर्च करते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। जैसे किसी वस्तु को खर्च करने पे उसका रूप बदल जाए, मान लो किसी बर्तन के अंदर दूध है, थोड़ा सा बाहर निकाल दिया, अब उसका रूप बदल जाएगा। वैसे ही शब्दों का रूप भी बदल जाता है। लेकिन जब हम दो शब्दों को इस तरह से पास बिठाते हैं कि वे छोटे तो हो जाएं, लेकिन फिर नया जो शब्द बना है उसका रूप बदलने की क्रिया बंद हो जाए, ऐसी स्थिति में कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास में सामान्यतः अधिकतर ऐसा होता है कि जो पद होता है, पहला पद वो उपसर्ग या अव्यय के रूप में होता है। हम क्या करते हैं कि ऐसे रटने की कोशिश करते हैं, एक फॉर्मूला बना लेते हैं अपने मन से ही, अपने मन में, कि जब भी पहला पद उपसर्ग या अव्यय दिखे तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। छोटी कक्षाओं तक तो ये ठीक है, लेकिन जब हम देखें वास्तव में कि समास जो है वो भाषा के स्तर की प्रक्रिया है, व्याकरण के जो भी नियम बने वो बाद में बने, भाषा को हम व्यवहार में पहले प्रयोग लाते हैं और उसको और अच्छा बनाने के लिए हम व्याकरण के नियम बनाते हैं। तो भाषा के स्तर पर कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि उपसर्ग और अव्यय होने पर भी वहां अव्ययी भाव समास नहीं होता है। सामान्यतः हम उपसर्ग की बात करें तो प्रति, अति, इस तरह से खूब सारे हिंदी के जो उपसर्ग है या संस्कृत के जो उपसर्ग है उनका प्रयोग देखने को मिलता है। अव्यय है जैसे हर, हरदम, हर नाम, इस तरह से ना, नालायक, इस तरह से बे, ये अव्यय जब देखने को मिले तो वहां अव्ययी भाव समास होता है। इनके प्रयोग से जो नया शब्द बनता है उसका रूप नहीं बदलता है, और नया शब्द जो बना, सामासिक पद जो नया बना अव्ययी भाव का, वो क्रिया विशेषण के रूप में काम आता है। और आप जानते ही है व्याकरण में क्रिया विशेषण इस तरह से प्रयोग में लिए जाते हैं कि उनका रूप नहीं बदलता है। तो अव्ययी भाव जो समास है वो क्रिया विशेषण के रूप में काम आते हैं। ये भी प्रश्न हो सकता है, पूछ लिया जाए, आपको ध्यान रखना है। कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे उपसर्ग के आधार पर जब पहला पद अव्यय हो उसके आधार पर, जब दूसरा पद अव्यय हो उसके आधार पर, और कई बार पदों की आवृत्ति से एक ही पद को 2 बार बोला जाए तो वहां भी अव्ययी भाव समास होते हैं। 4 प्रकार के उदाहरण हमें देखने हैं। सबसे पहला है अत्याधुनिक। कौन कौन से 2 शब्द मिले हुए, अति और आधुनिक, अति उपसर्ग लगा हुआ है आगे, अर्थ तो इसका हो गया आधुनिक से भी अधिक, है ना। ऐसी स्थिति में यह कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अब हम इसका यदि रूप बदलने की कोशिश करें तो अत्याधुनिक नहीं बनेगा, है ना, अत्याधुनिक ही रहेगा। प्रतिघात, घात के बदले घात, कोई आप पर वार कर रहा है और वापस आप उस पर वार कर रहे हो तो वो प्रतिघात। आमरण, मरने तक, यहां भी
आ उपसर्ग लगा हुआ है, यहाँ प्रति उपसर्ग लगा हुआ है। दूसरा जो प्रकार है अव्ययी भाव समास का, जब पहला पद अव्यय के रूप में काम आए, यथा साध्य, यथा शक्ति, यथा अनुसार, इस प्रकार के खूब शब्द देखने को मिलते हैं अपने को। यथा साध्य मतलब जितना साधा जा सके। अगला उदाहरण भर पेट, पेट भरकर, ये भी अव्ययी भाव समास हो गया। भर जो है वो आगे अव्यय के रूप में काम आ रहा है। सपरिवार, परिवार का तो आपने देखा होगा बहुवचन बनता है परिवारों कि गांव के 20 परिवारों को सरकार के द्वारा रोजगार दिया गया। परिवारों तो हमें देखने को मिलता है, लेकिन सपरिवार शब्द कभी हम नहीं देखते। क्यों? क्योंकि स आगे जो है वो अव्यय लगा हुआ है, और स अव्यय जुड़ते ही जो नया सामासिक पद बना सपरिवारों, इसका अब रूप परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास है। कई बार ऐसा होता है कि दूसरा पद जो है वो अव्यय के रूप में काम लिया जाता है, जैसे निर्देशा अनुसार, अर्थात निर्देश के अनुसार। प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न के साथ, यहाँ पे अव्यय क्या है? अनुसार। यहाँ पे अव्यय क्या है? पूर्वक, प्रयत्न पूर्वक, कुशलता पूर्वक, बल पूर्वक, इस प्रकार के शब्द हमें देखने को खूब मिलते हैं। ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। और पदावर्ती से बनने वाले जो अव्ययी भाव समास है, धीरे धीरे, इस प्रकार के खूब शब्द हमें देखने को मिलते हैं। धीरे धीरे, आगे आगे, मैं तुम्हें समझाता आया हूं, आगे आगे, ये खूब सारे शब्द हम बोलते रहते हैं दैनिक बोलचाल में, आम बोलचाल की भाषा में। जो शब्द 2 बार हम उच्चारित करके काम में लें, वहाँ वास्तव में तो इसको यदि अर्थ के रूप में देखें तो धीरे के बाद धीरे, तब होगा धीरे धीरे। मैंने तुम्हें आगे आगे समझाया है, आगे के बाद आगे, आगे के और आगे, तो धीरे के बाद धीरे, और इसका जो सामासिक पद बनेगा धीरे धीरे, यहाँ भी अव्ययी भाव समास होगा। पहचान के लिए आप सामान्यतः यह सिद्धांत रख सकते हैं कि पहला पद उपसर्ग या अव्यय होता है, लेकिन पहचान आपकी तभी साबित होगी जब क्या होगा? उसके अर्थ के अंदर अव्यय का भाव हो। अव्यय का भाव कैसे होगा? आप उसका बहुवचन बनाकर देखिए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, एक शब्द है प्रतिनियुक्ति। बढ़िया शब्द है, आगे प्रति लगा हुआ है, तर्क, और नियुक्ति जो है वो शब्द मूल शब्द है ही। क्या यहाँ पर अव्ययी भाव समास होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस शब्द का रूप बदल रहा है। हम कभी समाचार में, न्यूज में देखते हैं कि सरकार ने सभी प्रतिनियुक्तियां रद्द कर दी है। प्रतिनियुक्ति एक वचन में है, प्रतिनियुक्तियां बहुवचन में, खूब सारे हो गए। तो यहाँ पर अव्ययी भाव समास नहीं है। परीक्षा में जब भी हम प्रति देख करके यदि अव्ययी भाव कर देते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला भी बनाया पहचानने के लिए कि पहला पद उपसर्ग या प्रत्यय हो, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है? होगा नहीं। ऐसे ही अत्याचार, अति उपसर्ग लगा हुआ है आगे, अति उपसर्ग देखते ही हम कह देंगे कि अव्ययी भाव समास है, तो गलत हो जाएगा। अव्ययी भाव समास होगा नहीं, क्योंकि आपने कभी वाक्य में कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि विधर्मी राजा के अत्याचारों से जनता त्राहिमाम कर उठी, है ना? अत्याचार जब खूब मात्रा में हो, बहुत अधिक अत्याचार हो, तो उसके लिए अत्याचारों शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अत्याचार से अत्याचारों बन रहा है, शब्द का रूप बदल रहा है। ऐसी स्थिति में वहां अव्ययी भाव समास नहीं होगा। यह चीज आपको परीक्षा में बहुत ध्यान रखनी है कि उपसर्ग या अव्यय देखते ही जो है पहला या दूसरा पद, कई बार दूसरा पद भी अव्यय हो जाता है, देखते ही आपको जो है उसको सीधा अव्ययी भाव समास नहीं मानना है। ये नियम लगा करके देखें कि शब्द का रूप बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। अगर शब्द का रूप बदल रहा है तो वहां पर अव्ययी भाव समास आपको नहीं मानना है। यह चीज परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही आपको ध्यान रखना।
अब आगे बात करते हैं दूसरा जो समास का प्रकार है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष वैसा है पुरुष, तत् है नहीं वैसा है पुरुष, कैसा पुरुष वैसा, वैसा में क्या आएगा? उसकी कोई ना कोई विशेषता आएगी। अर्थात तत् जो है यानी कि पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बताएगा। और पहला पद किस रूप में होगा? संज्ञा या सर्वनाम के, सॉरी, संज्ञा या विशेषण के रूप में होगा, तभी तो विशेषता बताएगा। और तत्पुरुष समास जो है वो एक तरह से कारक आधारित समास है। कारक आप जानते हैं हिंदी में जो होते हैं हमारे, है ना, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान आदि जो कारक है, जिस कारक का लोप होगा उसी के आधार पे तत्पुरुष समास का नामकरण कर दिया जाता है। जैसे सबसे पहले कर्म तत्पुरुष है। कर्म तत्पुरुष में क्या है? को का लोप होता है। इसका लोप होता है। कर्ता कारक के आधार पे कोई समास नहीं होता है, आपको ध्यान रखना है। कर्ता के लिए कारक ने का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो ने जो कारक है वो कर्ता कारक है, लेकिन कर्ता कारक के आधार पे कोई समास होता नहीं है। कर्म कारक के आधार पर ही समास जो है तत्पुरुष समास निर्धारित होते हैं। यहीं से शुरू होता है। पहला कर्म तत्पुरुष है, दूसरा करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष, और आगे चलेंगे अपन। तो सबसे पहले जब को का लोप हो तो कौन सा तत्पुरुष समास होता है? कर्म तत्पुरुष होता है। को जो है वो कर्म कारक है। ख्याति प्राप्त, ख्याति को प्राप्त, शक्तिदायक, शक्ति को देने वाला, है ना। अब जो पहला पद है वो अपने आप ही संज्ञा या विशेषण के रूप में विशेषता बता रहा है। क्या देने वाला? शक्ति देने वाला। किसको प्राप्त? ख्याति को प्राप्त। यहां पर ये जो को का लोप हो जाएगा, क्योंकि को कर्म कारक है, इसलिए यहां पर कर्म तत्पुरुष समास माना जाता है। इसी प्रकार से जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाले को क्या कहते हैं? जेब कतरा। मरण को आसन, अर्थात जिसकी मृत्यु नजदीक है। देखिए, समास का विग्रह करते समय यह बात हमेशा ध्यान रखनी है कि शब्द की जगह उसका पर्यायवाची नहीं लिखा जाए या उसका अर्थ नहीं लिखा जाए। सामान्यतः मूल शब्द में जिस रूप में शब्द आया है उसी में उसका विग्रह करते समय ध्यान रखा जाए। जैसे यहां मरण और आसन, विग्रह में हमने लिख दिया मरण को आसन। ऐसा नहीं है कि आप यहां इसका अर्थ लिख दें मृत्यु को आसन, तो विग्रह शुद्ध नहीं होगा। अगर मूल शब्द में सामासिक पद में तत्सम शब्द का प्रयोग हुआ है तो आप विग्रह करते समय भी तत्सम शब्द का ही प्रयोग करें, या तद्भव शब्द का प्रयोग हुआ है तो विग्रह करते समय तद्भव शब्द का प्रयोग करें। देश शब्द का प्रयोग हुआ है तो विग्रह में भी देश शब्द, या विदेशी शब्द आया है तो विग्रह में भी आपको उसका विदेशी शब्द ही रखना है। हाँ, लेकिन कभी कभी यह होता है कि कोई बहुत ही क्लिष्ट संस्कृत का शब्द आ जाए तत्सम शब्द, तो उसका अर्थ जो है वो लिखा जा सकता है, अपवाद स्वरूप ऐसा होता है। लेकिन सामान्यतः मूल शब्द को एज इट इज ही वैसा ही रखना है। जैसे मरणासन में जब हम विग्रह करेंगे तो मरण को आसन, अर्थात जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई। ये हो गया कर्म तत्पुरुष। अगला जो तत्पुरुष का प्रकार है वो है करण तत्पुरुष। करण का अर्थ, करण कारक क्या होता है? जहां किसी साधन के रूप में कारक जो है वो काम आता है। जैसे अश्रु से पूर्ण, आंसुओं से पूर्ण, आंसू से भरा हुआ। बैलगाड़ी, बैल से चलने वाली गाड़ी। गाड़ी किससे चल रही है? बैल से। बैल साधन के रूप में जिसके द्वारा कार्य संपन्न किया जाए वो करण होता है। दोष से पूर्ण, हस्त के द्वारा लिखित, हाथ से लिखा गया। तो यहां पर के द्वारा, यहां से और से, ये सारे करण कारक है। क्या है? करण कारक। और जब करण कारक का विलोपन होता है नया सामासिक पद बनाते समय, तो वहां कर्ण तत्पुरुष होता है। फिर है संप्रदान तत्पुरुष।
संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है? के लिए का, किसी चीज को पूरी तरह से सौंप देने का भाव होता है इस कारक के द्वारा, वहां संप्रदान कारक होता है। और संप्रदान कारक के विलोपन से जो समास बनता है वह संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। जैसे स्नान घर, स्नान के लिए घर, ये जो के लिए है ये संप्रदान कारक है। युद्ध के लिए भूमि, यह के लिए संप्रदान कारक है। नया जो सामासिक पद बना युद्ध भूमि, इधर नया सामासिक पद बना आपके स्नान घर। यहाँ दोनों में कौन सा समास हो गया? संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। फिर है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान कारक में क्या होता है? अलग होने का भाव होता है, से अलग होने का भाव। जैसे पेड़ से पत्ता गिरता है तो वो उसके अलग होने का भाव है। किसी चीज को हटाने का भाव, मिटाने का भाव, दूर करने का भाव, ये जो है अपादान कारक में देखने को मिलता है। और जब अपादान कारक हटाया जाए और नया शब्द बनाया जाए दोनों को मिला करके, तो वहां अपादान तत्पुरुष होता है। दोष से मुक्त, दोष से मुक्त, ये जो से है, देखिए इस से में करण तत्पुरुष वाले से में और अपादान तत्पुरुष वाले से में अंतर है। यहाँ जो से काम में आ रहा है करण तत्पुरुष में, वो तो किसी साधन के रूप में काम आ रहा है कार्य को करने के लिए। यहाँ जो से काम आ रहा है वो किसी एक वस्तु से दूसरी को अलग करने के भाव में काम आ रहा है। दोष से मुक्त यानी कि जो दोष से दूर है, दोष से मुक्त है, वह दोष मुक्त। विवाहेतर, विवाह से इतर, इतर मतलब अलग, यहाँ भी अलग होने का भाव है। जो विवाह से अलग है, यहाँ जो दोष से अलग है, दोष से मुक्त है, यहाँ अपादान तत्पुरुष हो गया। यह आपको उसका अर्थ करते ही पता चल जाएगा। आशा से अतीत, आशा से जो अतीत है, परे है, आशा से जो बाहर है, जिसका आप आशा ही नहीं कर सको, वो आशा अतीत। रंग से हीन, जो रंगहीन है, जिसमें रंग है ही नहीं, अर्थात रंग से जो परे है, जिसमें रंग नहीं है, रंग से जो दूर है, तो रंगहीन। यहाँ कौन सा समास हो गया? अपादान तत्पुरुष। ऐसा नहीं है कि आप रंग से हीन से आ गया, अगर रटने वाला फॉर्मूला लगाओगे कि जहां से हो वहां कर्ण तत्पुरुष होता है तो होगा नहीं। आप उसका अर्थ निकाल करके देखिए, अर्थ कैसा बैठ रहा है? अलग होने का भाव है। रंग से जो चीज अलग है, जिसमें रंग नहीं है, वो रंगहीन है। तो आशातीत, रंगहीन, दोष मुक्त, विवाहेतर, इन सब में कौन सा समास हो गया? अपादान तत्पुरुष। अगला प्रकार देखते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध का मतलब रिश्ता, जो संबंध बताने का, रिश्ता बताने का काम करे। रिश्ता किसका? पहला पद का दूसरे पद से। वही बात जो हमने शुरू में कही कि तत्पुरुष समास में यह होता है कि पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। तो विशेषता किस रूप में बताएगा? रिश्ते के रूप में। आम का चूरा, आम के चूरे को क्या कहते हैं? अमचूर कहते हैं। पशु की बलि क्या कहलाती है? पशु बलि कहलाती है। दोनों शब्द जब साथ में मिले, रिश्ता बता रहा है। बलि किसकी? पशु की। चूरा किसका? आम का। नायक किसका? लोक का, यानी कि जनता का। परिषद किसकी? मंत्रियों की। मंत्री परिषद कहलाती है, मंत्रियों की परिषद। तो ये कौन सा समास हो गया? संबंध तत्पुरुष। पहला पद जो है दूसरे का विशेषता बताते हुए उसका संबंध बताता है। परिषद किसकी? संबंध बताता है मंत्रियों की परिषद से। नायक किसका? लोक नायक। कई बार ऐसा होता है कि हम संदर्भ को, वाक्य को पहचाने बिना ही उसका समास पहचानने की कोशिश करते हैं, तो हम गलती कर देते हैं। यह तो सामान्य सी बात है, संबंध तत्पुरुष है, लोक नायक। लेकिन यदि यह किसी विशेष व्यक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है तो वहां पर लोक नायक किसी विशेष व्यक्ति केपी के लिए काम में आ रहा है, तो वहां पे लोक नायक का अर्थ उसके लिए प्रयोग हो रहा है, अर्थात ऐसी स्थिति में वो बहुव्रीहि ही हो जाएगा। अभी हम आगे बहुव्रीहि में इसके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। अगला है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण कारक में क्या होता है? किसी चीज को दूसरे के ऊपर थोपने का भाव होता है, ऊपर रखने का भाव होता है, ऊपर बैठाने का भाव होता है। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास है ना, खुद पर विश्वास, वो कहलाता है आत्मविश्वास। आत्मा विश्वास, आत्मा पर विश्वास कर दिया तो गलत हो जाएगा। आत्म पर विश्वास, खुद पर विश्वास। अगर आत्मा पर विश्वास है तो वो गलत है। रेलगाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, रेल कहते हैं जो
पटरियां होती है लोहे की, उसको रेल कहते हैं, रेल पर चलने वाली गाड़ी। तो ये जो पर शब्द है ये ऊपर होने के अर्थ में है, तो यहाँ अधिकरण तत्पुरुष है। वनवास, वन में वास, सिर दर्द, सिर में जो दर्द हो रहा है वो सिर दर्द, तो यहाँ भी अधिकरण तत्पुरुष हो गया। लेकिन यदि किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहां आप ध्यान रखिए बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। आप किसी आदमी के बारे में कहें, यार ये क्या आदमी है, ये तो एक तरह से सिर दर्द है ना, वो कोई आदमी है, वो तो सिर दर्द है। सिर दर्द है मतलब वो क्या है, परेशानी है, तो वहां पर बहुव्रीहि भी हो सकता है। इसलिए जब भी परीक्षा में समास को पहचानने की कोशिश करें तो वाक्य के आधार पर करें, क्योंकि भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य है और वाक्य से ही आपको प्रसंग का पता चलता है। तो सिर में दर्द में अधिकरण तत्पुरुष समास हो गया। ये तो हो गए तत्पुरुष समास के प्रकार। अब तत्पुरुष के ही अभी हमने बात की कि तत्पुरुष का ही भेद होता है कर्मधारय समास और द्विगु समास। कर्मधारय समास में क्या होता है, पहला पद जो है विशेषण के रूप में काम आता है, पद तो दूसरा ही प्रधान होगा, लेकिन पहला पद विशेषण के रूप में काम आता है सामान्यतः। कई बार पहला पद विशेषण भी होता है, कई बार पहला पद जो है वो उपमा के रूप में भी काम आता है। कैसे, देखिए सबसे पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि विशेषण किसको कहते हैं और विशेष्य किसको कहते हैं, उपमा किसको कहते हैं और उपमेय किसको कहते हैं। थोड़ा सा बता देते हैं जल्दी। विशेषण तो वो होता है जो विशेषता बताए, और विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। जैसे आप किसी को देख करके कहें कि चंद्रमा जैसा मुख है, तो आप मुख की विशेषता बता रहे हो, है ना, तो वहां मुख जो है वो उपमेय हो जाएगा, और जिसके जैसा मान रहे हो चंद्रमा जो है वो उपमान हो जाएगा। उपमान, उपमेय, उपमेय सामान्यतः विशेष्य के रूप में आता है, और उपमान जो है वो विशेषण के में आता है, जिसके जैसा माना जाए। परमाणु, परम है जो अणु, अणु का वह रूप जो सबसे छोटा है, सबसे श्रेष्ठ है, वो परमाणु कहलाता है। तो ये परम जो है अणु की विशेषता बता रहा है। किसी वस्त्र के बारे में कहें, उसके रंग के बारे में, काला वस्त्र, नीला वस्त्र, तो नीला जो है वो विशेषण है, वस्त्र जो है वो विशेष्य है। परम है जो अणु, परमाणु, यहाँ पहला पद विशेषण के रूप में कर्मधारय समास हो गया। कई बार दोनों विशेषण ही आ जाते हैं। पढ़ा लिखा, तो का समास विग्रह कैसे होगा, इस प्रकार के शब्दों का समास विग्रह करते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो पढ़ा हुआ है, जो लिखा हुआ है। किसी मिर्ची के बारे में हम देखते हैं, पढ़ते हैं लाल सुर्ख, है ना, तो इसका विग्रह कैसे होगा, जो लाल है, जो सुर्ख है, तो जो पढ़ा है, जो पढ़ा हुआ है, जो लिखा हुआ है, ये हो जाएगा पढ़ा लिखा। कई बार ऐसा होता है कि उल्टा हो जाता है, दूसरा पद विशेषण होता है और पहला पद विशेष्य होता है। एक उदाहरण है मुनिवर। अब विग्रह करते समय यह ध्यान रखना है कि विशेषण को हमेशा आगे लाना है। वर है जो मुनियों में, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। ऐसे नहीं है, अगर ऐसे विग्रह करते हैं कि मुनियों में जो वर है, तो विग्रह गलत हो जाएगा। विग्रह करते समय विशेषण को हमेशा आगे रखना है। मुनिवर, यहाँ विशेषण जो है वर पीछे आया हुआ है, और ये किसकी विशेषता बता रहा है, मुनि की, मुनि विशेष्य है, ये पहले पद के रूप में आया हुआ है। अब अभी हमने बात की कि कई बार उपमा अलंकार जो होता है उसका भी प्रयोग कर्मधारय समास के रूप में होता है। जैसे उपमा वाले कर्मधारय, पद्म पाणी, पद्म के समान पानी, पानी कहते हैं हाथ को, इसको कहते हैं हाथ को, इसके हाथ पद्म के समान है, अर्थात कमल के समान है, कमल के समान कोमल है, जिसके हाथ वो पद्म पाणी है। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो पद्म शब्द है यह विशेषता बता रहा है किसकी, हाथों की। हाथों को उपमा दी गई है। कैसी उपमा दी गई है,
पद्म के समान, कमल के समान। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है, क्योंकि हाथों की विशेषता बताने के लिए उनकी तुलना कर दी गई है। किससे? पद्म से। कई बार रूपक अलंकार का प्रयोग भी कर्मधारय समास के रूप में होता है। भव सागर, भव रूपी सागर, रूपक अलंकार में यही होता है। रूपक अलंकार का जब भी प्रयोग आए तो उसका विग्रह करते समय आप में बीच को रूपी शब्द डाल देना है। किसी को कहें चंद्रमुखी, तो वहां भी कौन सा अलंकार होगा? कर्मधारय अलंकार होगा। चंद्रमा के जैसा है मुख जिसका, ये वाला उपमा वाला कर्मधारय हो गया। हमें सिर्फ यही पहचान करनी है कि कर्मधारय समास है। ये सारी चीजें तो समझने के लिए कि विशेषण पहले आया है या विशेष्य पहले आया है, या उपमा अलंकार वाला कर्मधारय है या रूपक अलंकार वाला कर्मधारय है, ये तो सारी समझने के लिए चीजें। छोटी क्लासों में तो हम यही देखते हैं कि जब भी पहला पद दूसरे की विशेषता बताए वहां पर कर्मधारय समास होता है। एक एक उदाहरण सभी के और दे रखे हैं। महान है जो पुरुष, महापुरुष, पुरुष की विशेषता है वो कैसा है? महान है। महान शब्द है विशेषण और पुरुष हो गया विशेष्य। मोटा तगड़ा, जो मोटा है जो तगड़ा है, दोनों ही विशेषण काम में आ गए। मोटा भी विशेषण है, तगड़ा भी विशेषण है। क्या आप देखिए विशेष्य है ही नहीं। मोटा तगड़ा जिस आदमी के बारे में कहा गया है, जिस पशु के बारे में कहा गया है मोटा तगड़ा, वो विशेष्य तो यहाँ है ही नहीं, दोनों ही विशेषण है। इसका विग्रह उसी तरह से होगा, जो मोटा है जो तगड़ा है, जो पढ़ा हुआ है जो लिखा हुआ है, जो लाल है जो सुर्ख है। कविराज, यहाँ पे क्या है? राज जो है यह है विशेषण। राज क्या है? विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? कवि की। और इसका विग्रह करते समय विशेषण को पहले आगे लाना है। राजा है जो कवियों में, विग्रह क्या होगा? राजा है जो कवियों में। अगर ऐसे विग्रह करते हैं कवियों में है जो राजा, तो विग्रह जो है वो शुद्ध नहीं होगा। कविराज, कवि विशेष्य हो गया, राजा यानी जो श्रेष्ठ है कवियों में वो विशेषण हो गया। मृग नयनी, मृग के नयनों जैसे नयनों वाली, इसकी आंखें हिरनी के समान हो, वह स्त्री। मृग नयनी कौन सा अलंकार होता है यहाँ पे? उपमा अलंकार। उसकी आंखों की विशेषता बताने के लिए, आंखें इतनी खूबसूरत है, आंखों की विशेषता बताने के लिए उसको उपमा दे दी है। किसकी? हिरनी के जैसी आंखों की। कर कमल, कर रूपी कमल, कर रूपी कमल कैसे? कर रूपी कमल करेंगे तो कर यानी हाथ, किस रूप में है? कमल के रूप में, है ना। तो यहाँ पर रूपक अलंकार हो गया, रूपी शब्द आ रहा है। विग्रह करने पर आप जल्दी से पहचान लेंगे कि यहाँ पर कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। आगे बढ़ते हैं, द्विगु समास। जैसा कि इसका अर्थ ही हमें स्पष्ट है, द्वि यानी कि दो, और गौ यानी गाय, दो गायों का समूह द्विगु, दो गायों का समूह द्विगु। द्वि यानी दो अर्थात संख्यावाची। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची। गायों का समूह अर्थात जो सामासिक पद है उससे किसी के समूह का बोध हो। पहला पद संख्यावाची और जब समूह का बोध हो तो वहां द्विगु समास होता है। दोनों शर्तें आपको ध्यान रखनी है। पहला पद संख्यावाची भी होना चाहिए, लेकिन संख्यावाची होने के बाद भी यदि किसी समूह का बोध नहीं होता है, समाहार होने का बोध नहीं होता है, इकट्ठा होने का बोध नहीं होता है, तो द्विगु समास नहीं मानना है। समाहार का बोध होना चाहिए, समूह का बोध होना चाहिए। इसका नाम द्विगु, इसमें भी द्विगु समास ही है। द्वि यानी दो संख्या, गौ यानी गाय, दो गायों का समूह, दो गायें जब एक साथ खड़ी हो तो उसको द्विगु कहते हैं। अब उदाहरण इसके, चौकोना, चार कोनों का। पहला जो पद है जो ये चार के अर्थ में, 9 लाख रुपए का समूह, 9 लाख रुपए इकट्ठे, है ना। तो 9 पहला पद 9 संख्यावाची और लखा यानी जो 9 लाख रुपए का है, तो ये द्विगु समास हो गया। तिमाही, 3 महीने के बाद, ती संख्यावाची हो गया, 3 के अर्थ में, माही महीने, 3 महीने के बाद में जो होता हो वो तिमाही। सप्ताह, सप्त
अहनों का समूह, अहन कहते हैं दिन को, इसको कहते हैं दिन को। इसी से जैसे दोपहर होती है तो कहते हैं मध्याह्न, यानी कि दिन का आधा, आधा दिन जब हो जाए उसको मध्याह्न कहते हैं। पूर्वाहन है ना, पूर्वाहन यानी दिन के पूर्व का भाग। अपराहन यानी दिन के बाद का भाग, आधे के बाद का भाग अपराहन, आधे के पहले का भाग पूर्वाहन। मध्याह्न यानी बीच का भाग। पूर्वाहन को जिसे हम अंग्रेजी में AM लिखते हैं, अपराहन को अंग्रेजी में हम PM लिखते हैं। अहन यानी दिन। मैंने जो एक बात आपको बताई अभी कि समास का निर्धारण हमेशा जो है वो वाक्य के आधार पर करना चाहिए। वाक्य ही भाषा की सबसे बड़ी इकाई है। किस संदर्भ में प्रयोग किया जा रहा है इसका ध्यान रखना चाहिए। यहाँ 7 दिनों का समूह, सप्ताह, सभी किताब में आपको द्विगु समास मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। परीक्षा में हमें यही ध्यान रखना है, सप्ताह में द्विगु समास होता है। लेकिन देखिए एक मजेदार चीज आपको मैं बताता हूँ। मारवाड़ क्षेत्र में जो है एक भजन का कार्यक्रम होता है, सत्संग का जो कार्यक्रम होता है, उसमें होता यह है कि 7 दिनों तक सत्संग का कार्यक्रम चलता है, निरंतर, बिना रुके, बिना किसी बाधा के, लगातार 7 दिन तक जो कार्यक्रम चलता है उसको सप्ताह कहते हैं। पहले यह होता था कि वास्तव में 7 दिन यह कार्यक्रम चलता था। सामान्यतः सप्ताह सत्संग का जो आयोजन है वो चौमासा के समय किया जाता है, वर्षा ऋतु के समय, इंद्रदेव से यह प्रार्थना करने के लिए कि बारिश अच्छी हो। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब यह होता है कि लोगों के पास इतना समय नहीं है कि 7 दिन तक खड़े रह करके भजन संध्या करें, पूरे दिन और रात 24 घंटे 7 दिन तक खड़े रहें, इतना समय लोगों के पास है नहीं। तो अब यह होने लगा है कि सप्ताह जो है, सप्ताह सत्संग कार्यक्रम जो है वो या तो 24 घंटे का होता है, किसी गांव में 48 घंटे का होता है, 2 दिन का, किसी में 3 दिन का होता है, लेकिन कहते अब भी सप्ताह है। उस संदर्भ में यदि जाएं, अगर कोई व्यक्ति वहां ये कहता है, किसी से पूछे कि तुम कहां जा रहे हो, और वो कहे कि मैं सप्ताह में जा रहा हूं, तो वहां पर द्विगु समास नहीं होगा, वहां पर बहुव्रीहि समास होगा। बहुव्रीहि क्यों होगा? क्योंकि वहां जो 7 दिन का सत्संग कार्यक्रम है, जो भजनों का कार्यक्रम है, बिना रुके खड़े खड़े जो भजन का कार्यक्रम किया जाता है उसको सप्ताह कहते हैं। भले ही वो 1 दिन का ही हो रहा है, अब 24 घंटे का ही हो रहा है, लेकिन कहते हैं अब भी सप्ताह ही। तो वहां सप्ताह जो है किसी विशेष अर्थ में काम में लिया जा रहा है। ऐसा सत्संग कार्यक्रम जो बिना रुके खड़े खड़े निरंतर चले, भले ही वो 24 घंटे का हो तो भी सप्ताह है, भले ही 2 दिन का हो, 3 दिन का हो तो भी सप्ताह है। तो वहां बहुव्रीहि समास होगा। लेकिन हमें परीक्षा की दृष्टि से यही ध्यान रखना है कि सप्ताह में कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। अगला है द्वंद्व समास। अभी बात की, द्वंद्व का अर्थ यह होता है, द्वंद्व का अर्थ होता है संघर्ष। जब 2 बराबर के पद हो, दोनों ही पद बराबर के हो, है ना, तो वहां द्वंद्व समास होता है। न तो पहला पद प्रमुख, पहला पद भी प्रमुख है और दूसरा पद भी प्रमुख है, दोनों ही बराबर के हैं, तो वहां द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व समास 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर मतलब या तो ये या ये, इतर और इतर। इतर मतलब या तो ये या ये, जैसे आय व्यय, दोनों ही बराबर के। किसी को हम कहें कि भाई आपके जो है विद्यालय का है, आय व्यय का हिसाब दो, तो आय का भी दो और व्यय का भी दो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आय का ही देना है या सिर्फ व्यय का ही देना है, दोनों ही बराबर है। आय और व्यय दोनों का देना है, दोनों का अर्थ बराबर है, इसलिए यहाँ द्वंद्व समास है, आय और व्यय। सीताराम, सीता और राम, तो हम बोलते हैं किसी को जब मिलते हैं तो सीताराम कहते हैं, तो सीता और राम दोनों का बराबर महत्व है, दोनों ही पदों का, इसलिए यह द्वंद्व समास है। एक चीज परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण, गिनती में अधिकतर जो है वो द्वंद्व समास होता है। कहां से? ये जो सब जो 2 संख्याओं से मिलकर बनते, जैसे 68 है ना, 57, 65, सारे गिनती के 10, 20, 30, 40, 50, 60 इनको छोड़ते हुए 1 से 9 तक की गिनती को छोड़ते हुए बाकी जो संख्यावाची शब्द है 8 और 60 क्या बनेंगे? 68 बनेंगे। 77, 7 और 70, 77 ऐसे। 85, 5 और 80, 5 और 80 दोनों जुड़ेंगे तभी 85 बनेंगे, तभी उन दोनों का महत्व है, दोनों पद बराबर है, 5 और 80, 85। तो ऐसी स्थिति में द्वंद्व समास होता है। परीक्षा के हिसाब से यह आपको बहुत ध्यान में रखना है। आवागमन, आगमन
और गमन, आना और जाना, दोनों को मिला करके आगमन कहते हैं। यहां भी द्वंद्व समास है। कौन सा वाला? इतरेत्वर द्वंद्व। फिर समाहार मतलब कई बार दोनों शब्द समूह के रूप में अर्थ देते हैं, जैसे बाप बेटा, यानी कि बाप और बेटा आदि। केवल बाप और बेटा नहीं, बाप बेटा आदि, चलता फिरता आदि। किसी को कहें कि ये चलता फिरता आदमी है, चलता फिरता का मतलब ये नहीं है कि वो ऐसे चलता फिरता है ना। चलता फिरता मतलब वो कोई भी काम करवाने वाला, उसकी अच्छी चलती है, अच्छा चलता फिरता आदमी है, मतलब चलता फिरता आदि। ये जो आदि शब्द है यह उस अर्थ को विस्तारित कर देता है। बाप बेटा आदि के, बाप बेटे आदि ने हमारे बाप बेटे ने मारपीट की, बाप बेटा मतलब बाप बेटा और उसके परिवार वाले, आदि में मतलब ये सारे सात समूह के अर्थ में। तो वहां ये जो बाप बेटा दोनों बराबर है और द्वंद्व समास है। एक द्वंद्व समास कई बार विकल्प के रूप में आता है। विकल्प के रूप में कैसे? सामान्यतः यह होता है कि दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम के रूप में आते हैं, जैसे सुख दुख, सुख या दुख, या तो सुख या दुख। आजकल मैं तुम्हें पैसे आजकल मैं दे दूंगा, या तो आज दे दूंगा या कल दे दूंगा, दोनों एक दूसरे के विलोम के रूप में आते हैं। आयात निर्यात, तो आयात या निर्यात। इस प्रकार से ये जो है विकल्पक द्वंद्व है। दोनों विलोम शब्द जब भी साथ में आए तो आप ये समझ लीजिए कि वहां पर जो है वो द्वंद्व समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ गया है समासों का राजा, जिसे कहते हैं बहुव्रीहि। बहु यानी बहुत है, व्रीहि यानी जिसके पास धान, अनाज, धान मतलब चावल, गेहूं। और समाज में ऐसा व्यक्ति के पास बहुत चावल गेहूं हो, वो विशेष व्यक्ति ही होता है, बाकी सबसे अलग होता है, सभी का राजा होता है। तो बहुव्रीहि समास भी जो है अन्य समासों का राजा है। राजा इसलिए है कि ये कहीं भी आ सकता है। अव्ययी भाव समास में भी बहुव्रीहि समास हो सकता है। जैसे एक शब्द लिखता हूं मैं अनुचर, क्या लिखता हूं? अनुचर। अनु यानी पीछे, चर यानी चलने वाला। अव्ययी भाव समास तो है, लेकिन वास्तव में देखें कि अनुचर का अर्थ इस संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, पीछे चलने वाला नहीं। मैं आगे चल रहा हूं, मेरे पीछे पीछे चलने वाले सभी मेरे अनुचर नहीं है। अनुचर का मतलब हो गया, विशेष अर्थ हो गया सेवक, नौकर, बहुव्रीहि समास हो गया। इसी तरह से एक शब्द है परमात्मा। कौन सा है? परमात्मा। आप देखेंगे कि कर्मधारय समास है, आत्मा की विशेषता बता रहा है। कैसी है? परम है, जो श्रेष्ठ है, जो कर्मधारय समास तो है ही, लेकिन हर श्रेष्ठ आत्मा के लिए परमात्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। परमात्मा प्रयोग किया जाता है भगवान के विशेष अर्थ में। परमात्मा का मतलब ईश्वर, भगवान। तो कौन सा समास हो गया? कर्मधारय होते हुए भी बहुव्रीहि समास हो गया। इसी प्रकार से दशानन, एक शब्द मैंने लिखा है दशानन। आप देखेंगे पहला जो पद है दस है, संख्यावाची है, द्विगु समास हो गया? नहीं, द्विगु समास नहीं होगा। दशानन का मतलब एक विशेष अर्थ में हो गया, दशानन यानी कि रावण। तो यहाँ पे द्विगु होते हुए भी विशेष अर्थ क्या हो गया? रावण हो गया। इसी तरह से तत्पुरुष समास का एक उदाहरण लें, पुरुषोत्तम। पुरुष है जो उत्तम, कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास दिख रहा है। लेकिन पुरुषोत्तम जो है वो राम के लिए काम में लिया जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। तो अगर पुरुषोत्तम का अर्थ विशेष संदर्भ में श्री राम से लिया जा रहा है तो वहां पर बहुव्रीहि समास हो गया। इसीलिए बहुव्रीहि को जो है वो समासों का राजा कहा जाता है, सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि यह किसी भी समास में बहुव्रीहि समास हो सकता है। यह निर्भर करता है वाक्य में प्रयोग के आधार पर। बहुव्रीहि जो समास है सामान्यतः समझने के लिए दो प्रकार से बांटा जाता है। कई बार यह होता है कि यह बिल्कुल अलग अर्थ देता है दोनों शब्दों से, और कई बार यह होता है कि दोनों शब्दों से मिलता जुलता अर्थ देता है। बिल्कुल अलग अर्थ कैसे देता है? जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं दोगला। दोगला किसी को कहता है ना, किसी आदमी के बारे में कहता है कि ये दोगला है, तो इसका हम यूं अर्थ करें तो होगा दो गले वाला। दो गले तो किसी के होते नहीं है। दोगला ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो अपनी बात कह करके मुकर जाए। तो इसका विशेष अर्थ यह निकला कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी जबान से मुकर जाए उसको दोगला कहते हैं।
तो ये हो गया बहुव्रीहि समास। किसी के बारे में कहा जाता है कि कलजीबा, काली जीभ वाला, उसकी जीभ तो काली होती नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि वो किसी बात को कहे और वो बात सत्य साबित हो जाए। इस प्रकार से एक शब्द है खड़ी बोली। दोनों शब्दों को यदि देखें तो खड़ी और बोली, अब कोई बोली ऐसे खड़ी तो होती नहीं है ना, सामान्य अर्थ तो ही हुआ, लेकिन अगर खड़ी बोली जो इसका विशेष अर्थ निकलेगा, तीसरा अर्थ, खड़ी बोली का विशेष अर्थ क्या निकलेगा? खड़ी बोली हिंदी भाषा का एक विशेष रूप, उसके लिए खड़ी बोली काम में लिया जाता है। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो खड़ी बोली का जो तीसरा अर्थ निकला है वो न तो खड़ी से मिल रहा है न बोली से मिल रहा है। दोगला का जो तीसरा अर्थ निकल रहा है विशेष, वो न तो दो से मिल रहा है न गले से मिल रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि बहुव्रीहि समास में उसी से मिलता जुलता शब्द आता है, मिलते जुलते अर्थ वाला शब्द काम में लिया जाता है। मिलते जुलते का एक उदाहरण हम यहाँ लिखते हैं, कैसे? देवराज, देवताओं का राजा। देवताओं का राजा कौन? उसी से मिलता जुलता सब देवताओं में से कोई एक है जो राजा के रूप में जाना जाता है, और वह है इंद्र। नीरज, यहां भी बहुव्रीहि समास है। नीर में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला, जल में तो खूब सारे जो है कीड़े मकोड़े, पत्ते, पेड़ पौधे सारे जन्म लेते हैं, लेकिन सभी को नीरज नहीं कहते। जल में जन्म लेने वालों में से ही उसी से मिलता जुलता एक है जो कमल के फूल के रूप में जाना जाता है, उसको नीरज कहते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यह भी बहुव्रीहि समास है। लंबा उदर किसी भी व्यक्ति का हो सकता है जो मोटे पेट वाला हो, हाथी भी लंबोदर हो सकता है, लेकिन लंबे उदर वाला में से ही एक गणेश जी के लिए, गजानन जी के लिए लंबोदर शब्द का प्रयोग किया जाता है, यहाँ भी बहुव्रीहि समास है। तो हमने ये समझा कि बहुव्रीहि समास का जो तीसरा अर्थ निकलता है वो दो प्रकार से निकलता है, या तो बिल्कुल अलग, उन दोनों शब्दों से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे एक शब्द होता है सिंहावलोकन, सिंहावलोकन, सिंह की भांति अवलोकन करते हुए चलना, शेर की भांति अवलोकन करते हुए चलना। अब शेर की भांति अवलोकन करते हुए तो कोई कैसे चल सकता है? शेर तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी चीज को ध्यान से देखते हुए चलता है तो उसको कहते हैं सिंहावलोकन। ना तो सिंह से है अर्थ, ना अवलोकन से है। सिंहावलोकन, दोगला, खड़ी बोली आदि जो शब्द है, यहाँ बहुव्रीहि समास जो है इन दोनों से ही अटके हैं, तीसरे अर्थ में, इनसे मिलता जुलता नहीं है। और दूसरे प्रकार के बहुव्रीहि समास वे हो गए, वहां भी तीसरा अर्थ तो निकलता है, लेकिन वो जो दो शब्द काम में आ रहे हैं उनसे मिलता जुलता है, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। देवराज, देवताओं का ही राजा, कौन? इंद्र। नीरज, नीर में जन्म लेने वाला, जल में जन्म लेने वाला में से ही कोई एक, वो कौन? विशेष कमल। लंबोदर, लंबे उदर वाले खूब सारे, उनमें से ही कोई एक, वो कौन? विशेष अर्थ में श्री गणेश। अब हम देखें तो समास के जो प्रकार है वो अपने सारे पूरे हो गए। हमने अव्ययी भाव से शुरू किया, फिर तत्पुरुष समास, फिर कर्मधारय समास, फिर द्विगु समास, फिर द्वंद्व समास, और अंत में बहुव्रीहि समास। उसके बीच बीच में मैंने आपको यह भी बताया कि विग्रह करते समय सामान्यतः किन बातों का ध्यान रखना है कि मूल शब्द ही काम में लेना है, उसका पर्यायवाची काम में नहीं लेना है। लेकिन यदि कोई शब्द तत्सम रूप में, इतने क्लिष्ट रूप में आया है, संस्कृत का कोई ऐसा शब्द है जिसका अर्थ बहुत कठिन है, सामान्य उसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ऐसे समय में हम जो है उसका पर्यायवाची रख सकते हैं, वो बहुत ही कम होता है। हमने देखा कि समास के जो प्रकार है उनको हम बिना रटे व्यवहारिक प्रयोग के आधार पर कैसे सीख सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि जब भी समास की पहचान करें तो जो वाक्य दे रखा है उसी के संदर्भ में समझने की कोशिश करें। जैसे एक शब्द होता है पीतांबर, अब हम किसी को यदि कहें कि पीतांबर पहनो तो पीले वस्त्र पहनते हैं, ब्राह्मण वगैरह जो होते हैं पूजा पाठ करवाते समय पीतांबर पहनते हैं, वहां पर तो पीले वस्त्र विशेषता बता रहा है वस्त्र की, वस्त्र कैसा है? पीला है, तो वहां पे कर्मधारय समास हो गया। लेकिन यदि पीतांबर इस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है कि मेरे ऊपर पीतांबर की कृपा है, तो वहां पीतांबर का अर्थ हो जाएगा श्री विष्णु या कृष्ण, पीले वस्त्रों वाले जो ईश्वर है वो। तो हमेशा ये ध्यान रखें कि वाक्य में प्रयोग के आधार पर ही समास को
पकड़ने की कोशिश करें कि कौन सा समास है। परीक्षा में 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, समास की पहचान करना और समास का विग्रह करना। विग्रह करते समय इस बात का ध्यान रखें कि दोनों शब्दों का मूल रूप ही काम में लेना है, उनसे मिलते जुलते अर्थ वाला कोई दूसरा शब्द या पर्यायवाची नहीं रखना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगली क्लास में जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू।